नमस्कार। डेली बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार विहान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का ये अंक आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ। तो निहारिका की बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरी इस बात से यकीनन इत्तेफाक रखेंगे आप कि जो प्रकृति है और हमारा जो ये पर्यावरण है, हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर कुदरत ने साथ नहीं दिया तो फिर अपने भी साथ नहीं देते हैं, क्योंकि मेरी अपनी ही परछाई मुझे धूप आने के बाद मिली। यह है रिश्ता हमारा हमारे पर्यावरण से, हमारी प्रकृति से। वो प्रकृति, वो पर्यावरण जिसके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो फिर क्या करें हम? हमारे लिए ये हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति के नज़दीक रहें, हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें। और इसी विषय पर आज कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं। आपका रिश्ता जोड़ेंगे आज अपनी प्रकृति से, अपने पर्यावरण से, जिसकी हरियाली में हम जीते हैं और जिसकी खूबसूरती को हम इंजॉय भी बहुत करते हैं, पर कभी कभी अपने दायित्व को भूल जाते हैं। तो चलिए इस विषय पर आज के कार्यक्रम में बातचीत तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अनमोल वचन से। कार्यक्रम की सुंदर शुरुआत महापुरुषों की वाणी से, क्योंकि ये ऐसे कथन होते हैं जो हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं कि जीवन को सही तरीके से कैसे जीना चाहिए। तो ये होती है हमारे कार्यक्रम की सुंदर सी शुरुआत। आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान श्री मणिभूषण झा जी का। बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका दर्शकों को कार्यक्रम मेरा प्रणाम। आपको जब मेरी मुलाकात आपसे हो रही है तो एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। एक बहुत ही युवा जो पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, और ना सिर्फ आज काम कर रहा है बल्कि अपनी पढ़ाई के दौरान से ही जो आपने कार्य किए हैं वो भी काफ़ी विशेष रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर विस्तार से बातें करने से पहले मणिभूषण जी, थोड़ी जानकारी आपके पढ़ाई लिखाई के दिनों की, बिहार से रिश्ते की, और जब विद्यार्थी जीवन था उस वक्त कैसे देश की सोची और क्या काम किया? जी निहारिका जी, धन्यवाद। यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। जी। मेरा जन्म मधुबनी ज़िले में हुआ है, बिहार में ही। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की है। जी जी। और यहाँ सब जब मैं दिल्ली गया आगे की पढ़ाई करने के लिए, फिर मैंने लॉ स्कूल में लॉ की डिग्री प्राप्त करने के लिए दाखिला लिया। और लॉ के दौरान ही ये आशा आई कि हमें कुछ दूसरे संगी साथियों के लिए कुछ करना चाहिए। तभी हमने यूथ पार्लियामेंट, जो हम खुद पहले उसमें प्रैक्टिस करते थे, खुद पार्टिसिपेट करते थे। और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा लॉ स्कूल में ऐसा पहला सेमेस्टर में ऐसा दिन था जब मैं बोल नहीं पाया था अपने ट्रायल के दौरान। तो हमने देखा कि यूथ पार्लियामेंट से लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लोगों को स्पीकिंग में कितना फ़ायदा मिलता है। तो खुद प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। और ये मुझे काफ़ी गर्व होता है ये कहते हुए कि बिहार में हम लोगों ने 2016 में यूथ पार्लियामेंट कराया, और वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ जो फिर सहरसा में, सासाराम में, और उसके बाद आगे भी हम लोग दूसरी जगहों पर भी हम लोगों ने कराया। लॉ की पढ़ाई करने के बाद और साथ साथ ये कारवां करने के बाद हम लोग फिर से इस संगठन को मैंने एक तरीके से विराम दिया। अच्छा। और फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए जर्मनी गया, जिसमें मैं धन्यवाद दूंगा महावीर संस्थान का, जिन्होंने मेरे एजुकेशन को मुझे स्कॉलरशिप दे करके मुझे जर्मनी भेजने का काम किया। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मदद किया। वहाँ से पढ़ाई करके मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की है मैंने। अच्छा। और वहाँ से फिर लौटा जब मैं, और ये अपॉर्चुनिटी आया कि बिहार एक अनोखा काम कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो हम लोगों ने इसको अभी इसके प्रबंधक के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ।
और देखते हैं क्या ये प्रयास है, देखते हैं आगे कैसे होता है। जैसे कि आपने बताया कि आप यूएनईपी और बिहार सरकार के कोलैबोरेशन में जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि थोड़ी पृष्ठभूमि हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं कि किस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और किस उद्देश्य के साथ, किस विजन के साथ काम चल रहा है। जी, तो ये प्रोजेक्ट है क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज। अगर हिंदी में कहें तो जलवायु अनुकूलन और लो कार्बन विकास की तरफ अग्रसर होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली नाम का एक मिशन शुरू किया था, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। जी जी। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जलवायु परिवर्तन में काफ़ी अच्छा नेतृत्व देखने को मिला है पूरे देश भर में बिहार का। जब ये पता चला कि बिहार में क्लाइमेट चेंज की इतनी वल्नरेबिलिटी है, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को यूएनईपी के साथ MOU साइन किया। अच्छा। इसलिए कि स्ट्रैटेजीज डेवलप हों बोथ मिटिगेशन के लिए और अडेप्टेशन के लिए। हम आगे बात करेंगे कि ये दोनों शब्दों का क्या मतलब है। लेकिन जब सिग्नेचर हुआ MOU होने के बाद, फिर ये तय किया गया कि स्ट्रैटेजीज बनेगी और फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और बिहार देश का पहला राज्य बना जिन्होंने नेट ज़ीरो का टारगेट रखा। अच्छा। और अभी अब बहुत सारे दूसरे ऐसे राज्य हैं जो इसको फॉलो करना चाह रहे हैं। अब तो भारत ने भी 2070 का लक्ष्य रख दिया है, तो बिहार सरकार ने भी 2070 का लक्ष्य रखा है और इसी के तहत स्ट्रेटजीज़ का निर्माण हो रहा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक बहुत ही अहम मुद्दा है। लोग आमतौर पर प्रभावित हो रहे हैं और बिहार सरकार की नेतृत्व उसमें काबिल तारीफ़ है। इनफैक्ट एक हमारे सीनियर अधिकारी एक एनेक्डोट शेयर करते हैं कि जब बिल गेट्स बिहार आए थे तो उनको क्लाइमेट चेंज के ऊपर उनके साथ चर्चा की थी माननीय मुख्यमंत्री ने। अच्छा अच्छा। तो ऐसा अधिकारी लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा था कि वो वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में उन्हें लगा कि वो बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जलवायु परिवर्तन पे बिहार में कभी चर्चा वो कर पाएंगे। क्या बात है। तो हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक शब्द आपने प्रयोग किया अपने जवाब देने के क्रम में, नेट जीरो कॉन्सेप्ट। मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सरल शब्दों में बताएं। जी, मैं कोशिश करूँगा जी। नेट ज़ीरो, कभी कभी कार्बन न्यूट्रल, कभी क्लाइमेट न्यूट्रल, ये सब इंटरचेंजेबली एक साथ यूज़ किए जाते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा। नेट ज़ीरो का अर्थ हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अभी यहाँ आया हूँ, गाड़ी से आया हूँ, कुछ हमने इमिशन कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे ही बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, आप खेती करते हैं उससे भी इमिशन होता है, इंडस्ट्री चलती है उससे इमिशन होता है। तो जितना इमिशंस हो रहा है गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, एट्सेट्रा, अगर उतना ही हम अर्थ की कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, तो वो नेट ज़ीरो का कंडीशन हुआ। अभी कई तरीके से हो सकता है, या तो हम इमिशन ही कम कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा आपके दूरदर्शन के केंद्र में EVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है जी। तो ट्रांसपोर्ट में ऐसे हो सकता है। फिर रेन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर से एनर्जी हम ले सकते हैं, इंडस्ट्री उससे चल सकती है। खेती में ऐसे हम प्रोसेसेस अपना सकते हैं जिससे हमारा एमिशन कम हो और क्लाइमेट रेजिलिएंट बढ़े। तो इन तरीक़ों से, और दूसरा सबसे आसान तरीका तो सब जानते हैं कि पेड़ लगा करके कार्बन एब्जॉर्प्शन की क्षमता हम बढ़ा सकते हैं, और भी आधुनिक तकनीक आ रहे हैं। तो ऐसा सिनेरियो जहां जितना कार्बन या और ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहे हैं वातावरण में, उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा हो, तो उस सिनेरियो को हम नेट ज़ीरो सिनेरियो बोलेंगे। जी, यानी अगर हमने कुछ गलत किया है तो उसे बैलेंस भी करना हमारा काम है, अगर मैं एक पंक्ति में इसको कहूँ तो। जो ये प्रोजेक्ट है वो किन चरणों में कार्य कर रहा है और क्या योजना है आगे बढ़ने की, ये बताएं हमें। तो दो खंभों पे है प्रोजेक्ट पूरा। इसमें एक मिटिगेशन एस्पेक्ट है और एक अडेप्टेशन एस्पेक्ट है। अगर हम मिटिगेशन को डिफाइन करें तो उसमें है कि तात्पर्य बताएं तो जो आप कार्बन इमिट कर रहे हैं, अगर वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कम कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, तो वो मिटिगेशन में आती हैं। अच्छा। ऐसे प्रभाव जिनको आप रोक नहीं सकते, बट जब आपको पता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है एडवर्स, तो लोगों को और सिस्टम्स को उसके प्रति हम अडेप्ट करा सकते हैं। कि मान लीजिए अगर टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ये हमें पता है और हम कम से कम उसको समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने वाला है, इसको रोक नहीं सकते। तो हमें जैसे किसानों को अभी से तैयार करना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए कि वो उस तेज टेम्परेचर में भी अपनी खेती कर सकें। तो ये दो एस्पेक्ट्स हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि
मिटिगेशन के अंदर पावर सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है कि हाँ। हम एनर्जी कैसे लेते हैं। यहाँ इतने सारे लाइट्स जल रहे हैं, ये लाइट का एनर्जी सोर्स क्या है। मोस्टली अभी हमारा थर्मल होता है, जी। लेकिन हम इसको क्लीन एनर्जी के साथ कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं, क्लीन एनर्जी पे कैसे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, बसेस चलती हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि फॉर एग्जांपल बिहार में अभी सारे, पटना में अभी हमने ये प्रयास किया है सरकार ने कि अच्छा। सारे सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसेस हों। जी, 20% हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस है टोटल दिखती भी हैं पब्लिक सड़कों फ्लीट पर, अगर हम गौर जी। करें तो ये सीएनजी बसेस काफ़ी दिख रहे हैं और एक अच्छी पहल है। जी। आगे बताएं। और सरकार ने ये निर्णय किया है कि पटना शहर में दूसरे तरीके के बसेस नहीं होंगे। जी। इसी तरीके से जो एडाप्टेशन है हमारा, जो जलवायु अनुकूलन जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें खेती, कृषि जो है एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वाटर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। अच्छा। तो इसमें सरकार का उद्देश्य ये है कि अभी जो सरकार के नेतृत्व में ये काम हो रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसको पहले अध्ययन करें और फिर उसमें जो हमें थोड़ी बहुत अगर कमियां हैं जिसमें हम जलवायु अनुकूलन को मेन स्ट्रीम कर सकते हैं जी। तो उसको मेन स्ट्रीम करें और 2070 का जो अपना लक्ष्य है उसके तरफ स्ट्रैटेजीज बनाएं। अभी का अगर मैं बोलूँ तो कमोबेश जुलाई तक, क्योंकि ये सरकार को स्ट्रैटेजीज देनी है, तो अभी तक ऑलमोस्ट रेडी हो गई है स्ट्रैटेजी। अच्छा। और उसके बाद नेक्स्ट फेज में हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देंगे। आपने बताया कि 2 एस्पेक्ट पर या 2 पिलर पर ये कार्य कर रहा है प्रोजेक्ट। आपने कहा मिटिगेशन और अडेप्टेशन, 2 चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम रोके जलवायु में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे हम कहाँ तक रोक सकते हैं, वैसी स्ट्रैटेजीज अपनाएं और फिर जहाँ हम रोक नहीं सकते हैं वहाँ हम अपने आप को अडेप्ट करें, अपनी जो कार्य करने की प्रणाली है उसमें ही परिवर्तन लाएं ताकि जो कुप्रभाव पड़ने वाला है वो कम से कम पड़े। मैं एक बात और जानना चाहूँगी, अगर मैं बिहार की पारिस्थितिकी की बात करूँ, पर्यावरण की बात करूँ, तो क्या बता पाएंगे, कैसी स्थिति हमारे यहाँ है? देखिए, हम यूनिकली प्लेस्ड हैं। इस तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे अपने विकास के कुछ लक्ष्य हैं। हमारा अभी एनर्जी कंजम्पशन, अभी हम हाल में 100% विलेजेस को अब इलेक्ट्रिसिटी दे पा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं था। अभी लोगों ने एनर्जी कंजम्पशन शुरू किया है करना। हम यहाँ एसी, वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, अब लोग गांव में भी इसको यूज़ करेंगे। उनको रिलायबल पावर की डिमांड वहाँ से भी आएंगी। लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं, यूथफुल पॉपुलेशन है, तो हमारा ये सारी डिमांड है वो बढ़ने वाली है। अभी के परिदृश्य में अगर मैं जलवायु परिवर्तन की बात करूँ, पिछले 100 साल में ही 1 डिग्री सेल्सियस हमने देखा है कि बढ़ गया है। अगर हम अभी बिजनेस एज यूजुअल चलता है तो 2040 तक हम देखेंगे कि 1.4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा। आप देखिए कि पिछले 100 साल में जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तब आज हम कितना ये झेल रहे हैं। टेम्परेचर की वजह से एरेटिक रेनफॉल होता है, कभी भी बारिश हो जाता है, मानसून को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही। और आने वाले 2040 तक अगर हम 1.5 डिग्री ऑलमोस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या उसके दुष्प्रभाव होंगे। अब इसी में बिहार के परिदृश्य में ये ध्यान रखने वाली बात है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। जी। और कृषि प्रधान राज्य में हमें सरकार अगर कुछ भी करती है तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि किसान जो है उस पर जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं उस पर कितने से कितने कम हो। अब उसके लिए सरकार ने यह प्रयास किया है जलवायु अनुकूल खेती की, जिसको हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। हमारे प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है जिसमें हमने उसको देखा है। हम लोग खुद डिस्ट्रिक्ट्स में विजिट किए हैं, किसान जो हैं वो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। नालंदा में आपके किसान हैं राजमणि, वो कहते हैं कि जलवायु अनुकूलन खेती करने से उनकी लागत मूल्य कम हो गई है और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। अभी ये सरकार 360 गांवों में नए एग्रीकल्चर रोड मैप आने के बाद कर रही है और एक प्रयास है बिहेवियरल चेंज करने का, क्योंकि सरकार को ये भी अपनी हमें जानकारी होनी चाहिए कि एक लिमिटेशन होती है। सरकार हर किसानों को हैंड होल्ड नहीं कर सकते। कम से कम 1.5 लाख किसानों को जलवायु अनुकूलन खेती जहाँ प्रैक्टिस हो रहा है गांव में, वहाँ ले जाकर के दिखाया गया है कि आप अगर ये प्रैक्टिसेस करेंगे तो इससे कितना बदलाव आएगा। उसी तरीके से आप देखिए कि ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने बात किया, बिहार में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। ये सोच भी नहीं सकते हैं और आमतौर पे बिहारी लोग। अब ईवीज़ की बात करता हूँ तो आमतौर पे लोग कार की बात सोचते हैं, लेकिन 3 व्हीलर्स भी ईवीज़ होते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि ईवीज़ के संख्या में बिहार नंबर 1 है। ऑलमोस्ट 60,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, हमारे प्रयास बहुत अच्छे हो रहे हैं। मेट्रो का प्रयास चल रहा है 2025 तक, उसको भी लागू होने का प्रयास है। आशा है कि 2 लाख लोग मेट्रो में फ़ेज़ 1 में ही यात्रा करना शुरू कर देंगे। तो इन तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार यूनिकली प्लेस्ड है
तो स्ट्रैटेजी जब आएंगी तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा, ताकि हम नेट ज़ीरो और जलवायु अनुकूलन दोनों बना सकें। एक और सवाल आपसे, आपने कहा कि स्ट्रेटजीज़ पर कुछ काम हो चुका है, तो थोड़ी चर्चा आउटकम्स की भी करनी चाहूँगी, क्योंकि जो ये जानकारी है वो आम जनता तक पहुँचनी भी बेहद ज़रूरी है। तो क्या स्ट्रैटेजीज़ निकल कर आ रही हैं? अगर मैं जलवायु अनुकूलन की बात करूँ, कुछ मुख्य जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? एक एक करके हम इस पर बातें करेंगे। जी, तो खेती की बात करते हैं। हाँ, अगर ज़रूर। हम पहले तो जलवायु अनुकूलन खेती सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन आज ज़रूरत है कि इसको हम एक्सपैंड करें, इसको स्केल अप करें। अभी ये 360 गाँवों में है, अच्छा। बहुत कम भूभाग में है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों को ट्रेन किया जा सके, लोगों को एग्जाम्पल सेट किया जा सके, लेकिन हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। जी जी। लोगों को एडवाइजरीज अब किसानों को मिल रहे हैं, उस एडवाइजरीज का पालन कैसे हो। फॉर एग्जांपल, अगर बारिश, जैसे आपने अभी कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि बारिश ओले होने की पड़ने वाले हैं संभावना, जी, रोहतास में, बिल्कुल। उससे आम की खेती पे क्या फर्क पड़ने वाला है, हाँ, आम के हाँ, फसल पे, उससे किसान क्या, आपने जैसे पहले अभी बता दिया, किसानों को जानकारी होगी, जी। अब वो एक्शन ले पाएंगे। तो हाँ। क्या ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंच रही है? ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज पे विचार चल रहा है। मणिभूषण जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो ये जलवायु अनुकूलन है, इसके लिए क्या सुझाव दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, और आप बता रहे थे कि किस तरीके से हम ट्रांसपोर्टेशन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, हम एनर्जी के क्षेत्र में क्या बदलाव ला सकते हैं। चर्चा विस्तार से। जी, तो अब जैसे ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जी, जी। अभी पटना में 150 के आसपास बसेस हैं, सभी क्लीन फ्यूल पे, जैसे क्लीनर फ्यूल्स फॉर एग्जांपल सीएनजी पे या इलेक्ट्रिक बसेस पे चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर हम 2040 की बात करें तो अराउंड 1500 बसेस की आवश्यकता है। तो अभी से हमें उस सब हिसाब से बात करनी पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशली, कि हमें ये समझना होगा, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का मकसद क्या है, मोबिलिटी का मकसद क्या है। कि आमतौर पे सोचा जाता है कि कारों के लिए रोड बनाने हैं, बसेस के लिए रोड बनाने हैं, लोगों के व्हीकल्स चलें इसके लिए रोड बनाना है। बट ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी का मकसद होना चाहिए लोगों को एक जगह से लेके जाना। मुझे अपने घर से यहाँ अगर दूरदर्शन आना है तो उसके लिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है, ये हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो द टारगेट शुड बी मूव द पीपल नॉट द व्हीकल्स, और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें जैसे क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, तो अभी एक सुझाव ये है कि बिहार ईवी पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट स्टेज पे है अभी। बिहार सरकार ऑलरेडी काम कर रही है इस पे, कैसे बिहार को और देश में अव्वल ईवी पोजीशन हो। दूसरा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसे ऑगमेंट हो, और टारगेट होना चाहिए लास्ट कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी। कि अगर आप अपने घर से अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपके घर से यहाँ तक की क्या कनेक्टिविटीज़। आमतौर पे स्टडीज़ में पाया जाता है कि 400 मीटर तक जनरली लोग पैदल चलना का प्रयास कर सकते हैं, और कोशिश करते हैं कि 400 मीटर पे उनको कुछ व्यवस्था मिल जाए। तो क्या ये कोशिश कर सकते हैं कि प्रिडिक्टेबल, रिलायबल, सेफ, सिक्योर और कन्वीनियंट भी, अर्बन सिटी है हमारे बहुत सारे शहर, और हम एस्पिरेशनल हैं। अगर हम गर्मी के टाइम है तो हम चाहेंगे अभी कि थोड़ा एसी भी रहे उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो क्या इन सब को मिला करके हमारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेस पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिज़ाइन हो सकता है। तो इसमें यही सब सुझाव हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, ईवी पॉलिसी हमारे राज्य में हो, और ईवी पॉलिसी के लिए फॉर एग्जांपल चार्जिंग स्टेशंस बने। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ईवी पे लोग जनरली थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अगर उस ईवी का मतलब क्या, जो उस एनर्जी थर्मल से ही ले रहा है, अगर कोयले से ही बनी एनर्जी से वो चार्ज हो रहा है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। इसीलिए सरकार का ये प्रयास है, उसके माध्यम से ड्राफ्ट जो ईवी पॉलिसी है कि जो चार्जिंग स्टेशंस वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड कैसे हो सकती है, कि इसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड चार्जिंग स्टेशन का सिस्टम्स लाया जाए विभिन्न जगहों पे, लोगों को इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि आप चार्जिंग स्टेशंस बनाइए। और इस मामले में मेक्सिको का एक शहर है बोगोटा, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसको हमारी स्टडी टीम ने जानकारी लिया है और उससे कुछ सीख करके यहाँ पर अडैप्ट करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, हमारा जो डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस उसको ध्यान में रखते हुए। तो कहीं अगर अच्छा काम हो रहा है तो उसे सीख करके भी हम अपनी व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, उसे अपने अनुकूल भी बना सकते हैं, ये भी सोचने की ज़रूरत है। क्या कुछ ख़ास सुझाव इंडस्ट्री के लिए भी दिया गया है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए भी, उनके सही रख रखाव के लिए, ताकि जलवायु पर उनका कोई कुप्रभाव ना पड़े? इस तहत भी कुछ बातचीत की गई है, स्ट्रेटजीज आई हैं?
जी, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि बिहार अभी कम हमारे पास अभी इंडस्ट्री पर है। बढ़ तो रहे हैं हम हाँ, धीरे से। अभी बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास मौका है, जब बढ़ रहे हैं तो बहुत उसको बढ़िया, क्लीनर तरीके से ही बहुत बढ़ाएं बढ़िया। हम। जी। चाहे वो टेक्सटाइल पॉलिसी हो, चाहे वो हमारा इथेनॉल पॉलिसी हो। हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में कैसे हमारे पास नए नए इंडस्ट्री आ रहे हैं। जब नए लग रहे हैं तो उसको हम ये प्रयास होना चाहिए कि उसके क्लीनर फ्यूल से ही वो चलें। और ये काफ़ी हमारे पास ये देख करके काफ़ी खुशी होती है कि इंडस्ट्री सेक्टर में एक ब्रिक क्लीन सेक्टर आता है। मोस्टली हमने देखा है कि कैसे क्लीनर टेक्नोलॉजीज़ पे, चाहे वो जिगजैग हो, चाहे वो दूसरे फ्लाई ऐश टेक्नोलॉजीज़ हो, उस पे कैसे शिफ्ट हुआ है। तो हमने देखा है कि इंडस्ट्री का एक एक्सेप्टेंस है, लेकिन क्योंकि वो हाई इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे जो सेक्टर्स होते हैं, सीमेंट बनाने का काम है या सरिया बनाने का काम है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो हमें अभी उस पर काम करना पड़ेगा कि कैसे उनका जो हाई इंटेंसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज से दे सकते हैं। थोड़ा संघर्षशील है, बट पूरा किया जा सकता है। जी, जी। अगर हम सही दिशा में सोचते हैं तो हमारे अपने ही प्रयास हमें सही जगह पहुंचाते भी हैं। कोशिश की जा रही है और इस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत भी है। एक और समस्या के बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हम बिहार को देखते हैं ना, तो हमारे यहाँ कभी सूखा की समस्या, कभी बाढ़ की समस्या। जब बारिश होने लगती है तो हमारा एक क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हो जाता है और आम जनों को बड़ी तकलीफ़ होती है। कभी सूखा अगर आ गया, बारिश कम होती है, तो उस वक्त हमारे पास अनाज की कमी हो जाती है। जो कृषक हैं उन्हें बड़ी विपदा झेलनी पड़ती है। तो इस तरफ में क्या स्ट्रेटजीज़ बताई गई हैं इस प्रोजेक्ट के तहत? जी, बिहार के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे 70% भूभाग बाढ़ प्रभावित है। अमूमन जो नॉर्थ बिहार का हिस्सा है, चाहे वो पश्चिमी चंपारण हो या सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जैसे क्षेत्र हो, तो देश का 17% भाग बिहार से आता है जो बाढ़ प्रभावित है। और साइमल्टेनियसली हम देखते हैं कि हमारे साउथ बिहार के कुछ ज़िले हैं, जैसे हमारा कैमूर है, औरंगाबाद है, ऐसे ही जो उसमें बाढ़ सूखा की समस्या रहती है। जी, जी। और ये थोड़ा सा हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि एस्टीमेट जो आ रहा है, भविष्य फ्यूचर सिनेरियोज जो आ रहे हैं, उसमें भी साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसमें ही टेम्परेचर बढ़ने की ज़्यादा आशंका बताई गई है। कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस आने वाले 2040 तक उधर बढ़ने की समस्या बताई है। और हिमालयन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो चंपारण से शुरू होते हुए चाहे वो मधुबनी वाला रीजन हो, वहाँ बारिश बढ़ने की आशंका जताई है। तो आप देख रहे हैं जिधर ये दोनों समस्याएं हैं उधर ये समस्या और ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी आशंका बताई जाए। हाँ। अब इसमें कर क्या सकते हैं? बाढ़ एक बहुत सालों से, दशकों से समस्या रही है। सॉरी, प्राकृतिक विपदा हमारे यहाँ। क्लाइमेट चेंज से ये समस्या बस बढ़ सकती है। अब इसमें क्योंकि ये नेपाल के साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय इशू हो जाता है, तो भारत सरकार, बिहार सरकार और नेपाल के साथ इसको मिलके हमें सुझाव देकर काम करना होगा। अच्छा। अभी एक बात चल रही है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश से कि कोसी डेवलपमेंट बोर्ड एक बनाया जाए। कोसी और मेची रिवर का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे बात चल रही है। उसके होने से थोड़ा राहत मिलेगी, लेकिन हमें इसके आगे भी सोचने की ज़रूरत है। बाढ़ एज ए इशू को हम कैसे डील कर रहे हैं, फ्रॉम रिलीफ सेंटर टू एक्शन सेंटर, रिस्पॉन्स सेंटर, हमें थोड़ा बात करनी पड़ेगी। जब हम बात करते हैं यहाँ सूखे की तरफ, तो उसमें सरकार ने ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे, आपने सुना ही होगा और आपने कवर भी किया होगा कि गंगा जल आपूर्ति योजना जिसमें सरकार ने अभी लॉन्च किया है, तो उसमें गंगा जल को साउथ की तरफ ले जाने की मुहिम चल रही है। साउथ की तरफ पुराने सालों से बहुत चल रहा है जो आहार पाइन की व्यवस्था है, अगर उसको भी पुनर्जागृत किया जाए, हमारे स्टडी में वो भी आ रहा है आपने कही कि क्योंकि वो एक कन्वेंशनल सिस्टम है और नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है वो, अगर हम उसको भी जीवित करें, पुनर्जीवित करें, तो वो भी एक अच्छा उपाय हो सकता है किसानों के लिए। और अभी भी अगर उस क्षेत्र में जाते हैं ना, तो वो दिखती है वो व्यवस्था, बस उस पर काम करने की ज़रूरत नज़र आती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई इस क्षेत्र में। और क्या जानकारी देना चाहेंगे? और दूसरी जो अभी टेम्परेचर बढ़ने से समस्या है कि हीट वेव, आप देख रहे हैं कि लोगों को परेशानी होती है। पिछले सालों में कई बार हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ने से लोगों की मौत भी हो गई हो। तो इस सेंस में हमें ऐसे हाउसिंग की तरफ बढ़ना होगा जो हीट सेंसिटिव हो, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें डेवलपमेंट करना होगा। लोगों को अवेयरनेस बिल्ड करना होगा, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी। तो ये सब स्ट्रेटजीज साउथ बिहार के लिए आ रही है। अच्छा। जो ड्राउट प्रोन क्षेत्र है।
एक और आपके प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात, क्लाइमेट कंट्रोल पर तो हम काम कर ही रहे हैं, नेट जीरो के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ बनाई जाए इस पर भी सोचा जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, पर अडेप्टेबिलिटी एक महत्वपूर्ण पक्ष जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी काम किया जा रहा है। मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे सुझाव जो अडेप्टेबिलिटी से जुड़े हुए हैं उन्हें भी ज़रूर आज के कार्यक्रम के दौरान आप बताएं, ताकि हम तक ये बात पहुँच सके। जी, और ये बहुत ज़रूरी है बिहार जैसे राज्य के लिए, जिसका एमिशन बेस कम है दूसरे राज्यों, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन राज्यों की तुलना में हमने बहुत कम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस किए हैं हिस्टोरिकली, और अभी भी इसलिए स्कोप हमारा कम बनता है कि हम मिटिगेशन कर पाएँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कैसे अडेप्टेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और क्लाइमेट रेजिलियंस, जलवायु अनुकूलता पैदा करें लोगों में भी और सिस्टम्स में भी, जो हमारे सिस्टम्स हैं। अब खेती की अगर बात करें, खेती में हम सबसे पहले कन्वेंशनल खेती, अभी हम लोग नालंदा गए थे, वहाँ से हमने देखा कि किसान कैसे खुद कंपेयर करके दे रहे हैं। अब कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। एक किसान से हम लोग मिले जिन्होंने दोनों खेत हमें दिखाया, एक जहाँ कन्वेंशनल खेती से वो कर रहे थे प्रैक्टिसेस, और एक सरकार के प्रोग्राम के अंदर केवीके की मदद से वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कर रहे थे, और उन्होंने खुद हमें मतलब इसकी फ़ायदे बताए। तो ये हमें जानकारी देख के कितना आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई कि किसान खुद इसके फ़ायदे समझ रहे हैं। अब वो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि जुताई कब करनी चाहिए। केवीके उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, केवीके माने कृषि विज्ञान केंद्र उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बारिश की संभावना कितनी है, कब होने वाली है, तो उसके हिसाब से वो अपनी खेती का शेड्यूल चेंज कर रहे हैं। धान की खेती में जैसे 120 दिनों के आसपास का समय लगता है, तो बारिश की वजह से उसको थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता है क्या, तो ऐसे सीड्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो 90 दिन 100 दिन में हो सकता है, जिससे उनको फ़ायदा पहुँचता है बहुत ज़्यादा। फिर जुताई करनी चाहिए या नहीं, इस पे भी विचार चल रहा है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है अनुकूलता में, कि फर्टिलाइज़र का उपयोग, जैसे यूरिया का उपयोग हम देखते हैं आमतौर पे किसान यूरिया का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम उठाए जा रहे हैं कि जितनी मिट्टी को ज़रूरत है उतने ही फर्टिलाइज़र दीजिए, और इसके लिए उनके टेस्ट होते हैं, फिर उनके रिजल्ट्स के हिसाब से देते हैं। एक तरफ तो ये प्रोग्राम चल रहा है, दूसरा चल रहा है कि हम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक कॉरिडोर सरकार चला रही है 13 जिलों में, उसको दुगुना कर दिया गया है नए एग्रीकल्चर रोड मैप में। हम सब जानते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र्स के नुकसान क्या हैं, हेल्थ पे क्या नुकसान है, तो इसीलिए हमने ऑर्गेनिक कॉरिडोर बना करके सरकार ने जैविक खेती की तरफ बढ़ाना काम शुरू किया है। ये तो हमने खेती की बात कर ली। सिमिलरली जो है वाटर सेक्टर में या फॉरेस्ट में या हेल्थ में, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो होते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल मच्छर बहुत ज़्यादा और गैर मौसमी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रहता है। इसको लेके क्या हमारे सिस्टम्स डिज़ाइन हो सकते हैं? जो हॉस्पिटल्स बने हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो क्या हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में फ्रीजिंग की व्यवस्था हो, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजीज़ का निर्माण किया जा रहा है। उन अन्य इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, थोड़ी जानकारी दें हमारे दर्शकों के लिए, किस तरह ये कार्य चल रहा है? जी, तो बिहार सरकार और यूएनईपी के बीच एक संबंध हुआ है, MOU हुआ है, जिसके तहत ये स्ट्रेटजीज़ बनाई है। बिल्कुल। यूएनईपी ने एक टेक्निकल कंसोर्टियम फॉर्म किया है, जिसमें हमारा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, जिसका मैं पार्ट हूँ, जो जलवायु अनुकूलन वाला पार्ट देखता है और पूरे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेशन, सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करने का काम भी करता है। फिर CEW है, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर, जो इंडिया बेस्ड है इनफैक्ट, और वो मिटिगेशन एस्पेक्ट्स पे काम करता है। फिर शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन है, जिसके सहयोग से 5 सेक्टोरल डीप डाइव्स किए गए हैं, जिसमें एनर्जी की हमने बात की आज, जिसमें RTI इंटरनेशनल, ये अमेरिका की संस्थान है जो इसमें काम कर रही है। फिर जो इंडस्ट्री वाला कंपोनेंट है अपना, उसमें डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स संस्थान काम कर रही है। एक आपने देखा होगा कि हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स कैसे इको फ्रेंडली हों, एनर्जी कम से एफिशिएंट्स हों, इस पे CII IGBC जो काफ़ी प्रख्यात संस्थान है, वो इस पे काम कर रही है। वेस्ट पे जो हम लोगों से जनरली जुड़ा है, चाहे हमारे घर हों या बाहर हों, उस पर इकलई साउथ एशिया, वो भी एक इंटरनेशनल संस्थान है, वो काम कर रही है। तो सेक्टोरल डीप डाइव है। और फिर ट्रांसपोर्ट जो हमने बात की, वो WRI के ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के लोग काम कर रहे हैं।
आप देख रहे होंगे कि इसमें काफ़ी सारे इसलिए टीम जुड़ी हुई है, ऑलमोस्ट 50 लोगों की टीम है जो काम करती है। अच्छा। और सब लोग मिल के जनरली होता है ये एक क्रिटिसिज्म मिलता है ऐसे कार्यों का कि एसी कमरों में बैठ करके बना दिया जाता है। तो मुझे ये गर्व होता है बताते हुए कि सबके सरकार के सहयोग की वजह से सभी टीम आमतौर पे सभी जिलों में भ्रमण किया उन्होंने। तो अच्छा, अगर सबको मिला के देखा जाए तो ऐसा कोई जिला नहीं है जो छूटा नहीं हो। हम लोग खुद 11 जिले में गए हैं और लोगों के इनपुट्स लेके आए हैं। हाँ। ऑफ कोर्स रूम में बैठ के भी रिसर्च होता है, लेकिन उसको ग्राउंड ट्रूथिंग किया जाता है कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है, लोगों के एक्चुअल में क्या परेशानीज हैं। और वही जानने की ज़रूरत है मणिभूषण जी, जी। क्योंकि जब तक आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, जब तक आप ये देखेंगे नहीं कि समस्या कहाँ तक पहुँच चुकी है, तब तक समाधान ढूंढने थोड़े मुश्किल ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छी बात ये है जब आपने अन्य संस्थानों के बारे में बताया तो मैं देख रही हूँ कि हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ समस्या जा सकती है, जहाँ अडेप्टेबिलिटी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वैसी संस्थाओं को जोड़ा गया है क्योंकि उनकी पकड़ उस क्षेत्र में ज़्यादा होती है। तो निसंदेह जो आपको सुझाव मिलेंगे वो ज़्यादा सटीक सुझाव मिलेंगे। और आपने कहा कि गाँवों में भ्रमण करते हैं आप और तब जानने की कोशिश करती, टीम्स जाती हैं और तब देखती हैं कि कहाँ क्या कार्य किया जा सकता है, आम जनता की ज़रूरत क्या है, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहाँ कैसे प्रयास करने की ज़रूरत है। कैसा सहयोग मिल रहा है सरकार से इस कार्य में? जी, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक क्लाइमेट चेंज पे लीडरशिप काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है और इसको हम देखेंगे कि हमारे जो पदाधिकारी हैं इसके नोडल एजेंसीज़ के, चाहे वो हमारे मेंबर सेक्रेटरी हों बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के या डिपार्टमेंट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हों, काफ़ी ओनरशिप दिखता है उनमें और उन्हीं की लीडरशिप की वजह से प्रोजेक्ट आगे आ पाया है। एक वो कोशिश करते हैं कि कोई समस्या हो तो उसको कैसे निदान किया जा सके। तो एक बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लीडरशिप हम लोगों को मिला है। बहुत अच्छी बात आपने एक कही। ऑनेस्टी मिली है कि हम लोग कोई भी बात उनसे शेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड और फिर वो उनके इनपुट्स उनसे मिल जाते हैं। एक शब्द आपने कहा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड लीडरशिप आपको मिली है, जिसकी बेहद ज़रूरत है जब आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के तहत कार्य कर रहे होते हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी इजिप्ट में जो COP27 हुआ उसमें इस प्रोजेक्ट के कारण बिहार को काफ़ी सराहना मिली, वाहवाही मिली और अच्छा प्रोजेक्ट कहा गया। तो जो अभी बिहार इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है, तो जो अन्य प्रांत हैं हमारे यहाँ और अन्य राज्य हैं हमारे यहाँ, उन पर किस तरह का प्रभाव देखते हैं आप? एक लीडरशिप की तरह हम आगे आए हैं, हमारा जो ये बिहार प्रांत है और जो आपकी संस्था है वो मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो क्या प्रभाव देखते हैं आपके नज़रिए से, जानना चाहूँगे। ये मेरे लिए और सरकार के लिए बहुत गर्व की बात है कि आपके जैसे प्रमुख लोग इसके बारे में अवेयर हैं कि बिहार को इजिप्ट में वाहवाही मिली। अभी COP27 का आयोजन, COP हर साल होता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड UNFCCC का एक समागम होता है जहाँ देश विदेश के लोग मिलते हैं एक साथ और आगे कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। उसमें बिहार को कार्बन न्यूट्रल, क्लाइमेट न्यूट्रल, नेट ज़ीरो कैसे हम पहुंच सकते हैं, इस पे एक प्रोग्राम हुआ था। डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स, UNDP और हमारे सहयोगी ऑर्गेनाइजेशंस ने ब्रिक्स सेक्टर का एक एग्जांपल वहाँ सामने पेश किया था। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस ने इतनी वाहवाही कही, हमें सारे अपने पदाधिकारी और हमारे जो मित्र वहाँ गए थे वो बताते हैं कि बिहार का एग्जाम्पल, क्योंकि आप देखेंगे बिहार को जनरली आमतौर पे गलत वजहों से ही लोग जानते हैं। हालांकि इमेज बदल गया है लेकिन हमारा डेवलपमेंट भी आगे हुआ है, इसकी चर्चा कम होती है, जिसकी चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे वो 7 निश्चय हो या जल जीवन हरियाली हो। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा हुई तो फिर लोगों को लगा कि नहीं, वास्तव में कुछ काम अच्छा हो रहा है और यही हमें फिर देखने को भी मिला। यहाँ आकर के यहाँ पर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला और कहा यह जा रहा है कि इस जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज निर्माण हो रही है, बिहार का एग्जाम्पल देखते हुए दूसरे राज्य भी इस तरह के काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि डेवलप्ड जो कुछ राज्य हैं, तमिलनाडु हैं, फिर महाराष्ट्र हैं, इस तरह की पॉलिसी का निर्माण करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और मैं तो कहूँगा, हालांकि थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस होगा, कि भारत के राज्य ही नहीं, जो दूसरे बहुत सारे ऐसे कई देश हैं जो बिहार के जैसे डेवलपमेंट के ट्रेजेक्ट्री में हैं, उनके लिए भी ये मॉडल है। अच्छा मॉडल तो है। हमारे UNEP के कंट्री हेड अतुल बगई साहब कहते हैं कि बिहार मॉडल
देश में ही नहीं, ग्लोबली भी इसको लेके जाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर हमें अच्छी बातें मिलती हैं तो हम उसे सीख ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक पंक्ति में क्या कहना चाहेंगे आप और हम सभी के लिए? जी, वही एक जन भागीदारी की ज़रूरत तो है ही। एक टॉप डाउन अप्रोच है, सरकारें अपना काम करेगी, लेकिन हम और आप और बाकी जो सिटीजन्स हैं उनको भी एक अगर हम करें तो और मुहिम चलाएं तो अच्छा चेंज हो सकता है। जैसे कि और इसी पंक्ति के साथ मणिभूषण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी इतनी महत्वपूर्ण बात पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, जिस विषय पर आज हमने बातचीत की है वहाँ हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। जो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, चलिए इसी माध्यम से कुछ करके हम धन्यवाद तो दें, कुछ ऐसा तो करें जिससे हम अपनी प्रकृति को बचा सकें, अपने पर्यावरण में खुले हवा में सुंदर जीवन जी सकें। तो प्रयास अपने स्तर पर करने की भी ज़रूरत है। साथ ही आपसे गुजारिश करने वाली हूँ, आप जानते हैं मैं कहूँगी कि प्रयास कुछ हमारे लिए करिए, इस कार्यक्रम के लिए करिए। हमें ख़त भेजिए, हमें ईमेल भेजिए, बताइए किस मुद्दे पर बातचीत देखना चाहते हैं आप, और साथ ही कैसे हम इस कार्यक्रम में प्रतिदिन नया निखार ला सकते हैं। इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।